हेलो, वेलकम टू माय चैनल जूम स्टडी। हमारी आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा जाता था? जैसे हड़प्पा इसको नाम दिया गया, तो वो क्यों दिया गया? क्योंकि इस सभ्यता के जो पहले अवशेष थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा से ही प्राप्त हुए थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो ये हजारों साल पुरानी सभ्यता, लेकिन इसका पता कब चला? जब 1856 ईस्वी में जो जॉन विलियम ब्रंटन थे, उन्होंने कराची में जो है कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए ईंटों के लिए जो है वहाँ के खंडर जो थे उनकी खुदाई करवाना इन्होंने शुरू किया। तो इन्होंने जब उन ईंटों को देखा तो इनको लगा कि ये ईंटें जो है ये कुछ अलग टाइप की हैं, ये इस टाइम की तो है नहीं, ये बहुत ही अलग टाइप की ईंटें हैं। तो इन्होंने जब उन ईंटों के बारे में पता किया तो वहाँ मजदूरों से पता चला कि इसी तरह की ईंटों के जो बहुत सारे खंडर हैं वो वहाँ पर हैं। तो तब उनको लगा कि हाँ, यहाँ पर जो है कोई बहुत ही ज़्यादा पुरानी सभ्यता जो है वो है, जो यहाँ मिट्टी के नीचे दबी हुई है। तो इसलिए खुदाई सबसे पहले कहाँ हुई थी? हड़प्पा में हुई थी, और इस सभ्यता के जो प्रथम अवशेष थे वो भी यहीं से मिले थे, इस कारण इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। फिर है देखिए सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है ये सभ्यता सिंधु नदी की घाटी में विकसित हुई थी। तो जो कोई भी सभ्यता जो होती है वो जिस नदी घाटी के पास में विकसित होती है उसी के नाम से उसे जाना जाता है। और जो जितनी भी सभ्यताएं का भी हमें पता चला है, तो ये सारी की सारी जो है वो किसी न किसी नदी घाटी में ही विकसित हुई हैं, ताकि वहाँ से जो है इनको पानी की उपलब्धता आसानी से होती रहे। जैसे कुछ और नदी घाटी में भी हमें जैसे सभ्यताएं मिली हैं, उनमें से जो है मिस्र की सभ्यता है, तो वो हमें किस नदी घाटी में मिली है? वो नील नदी घाटी में मिली है। मोसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता जो थी वो दजला फरात की घाटी में थी। हड़प्पा सभ्यता थी वो, जो ये हड़प्पा सभ्यता है सिंधु नदी घाटी की थी, और जो चीन की सभ्यता थी वो हुआंगहो नदी में थी। तो इसी तरह से ये जितनी भी सभ्यताएं हैं वे किसी न किसी नदी घाटी में हमें मिली हैं, और उसी नाम से ये फेमस हुई हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय जो है वो राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई थी। फिर लगभग एक वर्ष बाद 1922 में श्री राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जो लरकाना जिला है, तो इस जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक स्थान का पता चला। इस स्थान के प्रकाश में आने के बाद यह मान लिया गया कि यह सभ्यता जो है सिंधु नदी घाटी तक ही यह सीमित है, अतः इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1921 में हड़प्पा स्थल पर उत्खनन होने के कारण इस सभ्यता का नाम जो था वो हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और पिग्गट जो है, तो पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। फिर यहाँ पर इस सभ्यता के प्राप्त स्थानों में जो 6 हैं, तो उन 6 को ही नगर की संज्ञा दी जाती है, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली है। इस सभ्यता का विस्तार और सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का फैलाव
उत्तर में जम्मू के माडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने भगत राव तक और पश्चिम में मकरान समुद्र तट पर सुतकांगडोर से लेकर पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ तक है। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, तो इस सभ्यता का जो सबसे उत्तरी भाग जो है वो कौन सा है? वो है यहाँ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है सबसे उत्तरी भाग जो है, और जो सबसे दक्षिणतम है वो है नर्मदा नदी के मुहाने पर भगत राव। भगत राव है, और जो सबसे पश्चिमी है वो सुतकांगडोर है। और जो सबसे पूर्वी भाग है वो कौन सा है? मेरठ है। तो सबसे उत्तरी जम्मू कश्मीर के मांडा में है, और जम्मू कश्मीर के मांडा में, और जो सबसे दक्षिणतम है वो जो सबसे दक्षिणतम है वो है भगत राव, और सबसे जो पश्चिमी है वो सुतकांगडोर है, और जो सबसे पूर्वी है वो मेरठ है। फिर आता है यहाँ पर सामाजिक जीवन। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, तो उनका सामाजिक जीवन कैसा था? सिंधु सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था का आधार क्या था? परिवार था, और खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से, देखिए नारी मूर्तियों से पता चलता है कि उनका परिवार कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। और यहाँ पर जो है साल तथा धोती यहाँ के लोगों के मुख्य वस्त्र थे। सेंधववासी शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन यह करते थे। हड़प्पा से जो है सोने का एक बड़ा कंगन मिला है, तो उससे पता चलता है कि जो यहाँ के लोग थे वो आभूषण भी पहनते थे। कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय था। चनहूदड़ों की खोजों से लिपस्टिक के भी अवशेष अस्तित्व का प्रमाण हमें मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। पासा इस युग का प्रमुख खेल था, और पासा कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो लोथल से मिला है। पासा क्या होता है? शतरंज वाला जो खेल होता है वो। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। तरबूज के भी अवशेष मिले हैं। सेंधववासी जो मिठास थी, तो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग दशमलव पद्धति से परिचित थे। माप तोल की जो इकाइयाँ थी उनसे भी ये परिचित थे, क्योंकि जो वहाँ ईंटें वगैरह मिली हैं और जो वहाँ के नगर वगैरह थे, तो उनकी जो माप थी वो बहुत ही ज़्यादा सटीक थी, और सारी जो ईंटें थी वो एक ही माप की थी, एक ही भार की थी, जिससे पता चलता है कि माप तोल की इकाई से भी वो लोग परिचित थे। सिंधु सभ्यता जो थी वह कांस्य युग की सभ्यता थी। अस्त्र शस्त्र तांबे तथा कांस्य के बनते थे। इस सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय वो ज़्यादा थे। युद्ध को पसंद नहीं करते थे, वह शांति प्रिय थे। वस्त्र के रूप में सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों के जो है साक्ष्य मिले हैं। जो ये इनके औजार होते थे, तो औजार जो थे वह सूती वस्त्रों में लिपटे हुए यहाँ पर मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर सूती वस्त्र भी उपयोग में लाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई थी। ग्रीड पद्धति मतलब जो जालदार पद्धति थी वो अपनाई थी। फिर आता है आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन में देखिए सबसे पहले है यहाँ कृषि। तो मैदानों कृषि जो है सिंधु और उसकी जो सहायक नदियाँ होती थी,
तो उनके द्वारा हर साल जो है उपजाऊ और जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती थी। तो इन उपजाऊ मैदानों में मुख्य रूप से गेहूं और जौ की खेती की जाती थी, और ये गेहूं और जौ ही जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल भी थी। मैदानों में मुख्य रूप से गेहूं और जौ की खेती की जाती थी। सिंधु घाटी की यही मुख्य फसल थी। अब तक 9 फसलें पहचानी गई हैं। चावल केवल गुजरात के लोथल में ही मिला है और संभवतः ये राजस्थान में भी। जौ की 2 किस्में यहाँ पर मिली हैं और गेहूं की 3 किस्में मिली हैं। कपास, खजूर, तरबूज, मटर और एक ऐसी किस्म जिसे ब्रासिका जूनसी की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त मटर, सरसों, तेल एवं कपास की भी खेती यहाँ होती थी। सबसे पहले जो है कपास वो इसी घाटी के लोगों ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही उगाना शुरू किया था। इसलिए जो यूनानी लोग थे तो इन लोगों ने इस प्रदेश को सिडोन कहा था। लोथल में हुई खुदाई में धान तथा बाजरे की खेती के भी अवशेष यहाँ मिले हैं। इस समय की खेती के कार्यों में प्रस्तर एवं कांस्य धातु के बने औजार प्रयोग में होते थे। कालीबंगा में प्राप्त सैंधव अवस्था के एक हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य भी यहाँ पर मिला है। बनावली में मिट्टी का बना हुआ एक हल्का सा खिलौना यहाँ पर मिला है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाना प्रारंभ किया था। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। तांबे में टीन मिलाकर जो है कांसा तैयार किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार राजस्थान, अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया से होता था। फिर देखिए कला और स्थापत्य। तो सिंधु सभ्यता के से करीब 2000 की संख्या में है मोहरें प्राप्त हुई हैं। इनमें अकेले मोहनजोदड़ो से ही 12 मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिनका निर्माण किससे हुआ है? सेल खड़ी से इन मोहरों का निर्माण हुआ है। अधिकांश मोहरों पर संक्षिप्त लेख एक श्रृंगी, सांड, भैंस, बाघ, गैंडा, हिरन, बकरी आदि के चित्र उकेरे गए हैं। इन मुद्राओं पर सर्वाधिक आकृतियां एक श्रृंगी सांड की मिली हैं। हड़प्पा की मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार जो था वो कैसा था? चौकोर था। जो ज़्यादातर मोहरें थी वो कैसी थी? चौकोर थी। यहाँ पर जो प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता में सड़कों का जाल नगर को कई भागों में विभाजित करता था। सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो ये सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ की नगर व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ और व्यवस्थित थी। सिंधु सभ्यता में जो सड़कें होती थी वो 9.15 मीटर और गलियां 3 मीटर चौड़ी होती थी। सड़कों का निर्माण किससे किया जाता था? मिट्टी से किया जाता था। सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या ये गुलाबी रंग के होते थे। सैंधव लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं ओर यह लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता में पशुओं में बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी, बाघ, गैंडा, भालू, खरगोश, बंदर आदि की मूर्तियां यहाँ मिली हैं। गाय और घोड़े की मृण्य मूर्तियों का अभाव था यहाँ पर। धातु मूर्तियों में ढलाई की विधि को हमारे प्राचीन साहित्य में मधुच्छिष्ट विधि कहा गया है। जो धातु की जो मूर्तियों की ढलाई करके जो उनको बनाया जाता था, तो प्राचीन साहित्य जो है हमारा उसमें इसको मधुच्छिष्ट विधि कहा गया है।
फिर है धार्मिक जीवन। हड़प्पा से मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह भी मिले हैं। ये देखिए स्वास्तिक चिन्ह भी यहाँ से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सील के प्रतीत होता है आज के भगवान शिव की पूजा उस समय पशुपति के रूप में होती थी। और जो यहाँ पर नाग पूजा के भी प्रमाण यहाँ मिले हैं। जो चालाक लोमड़ी और प्यासे कौवे की कहानियाँ हड़प्पा के कलश के ऊपर चित्रित हुई भी मिली हैं। यहाँ के निवासी पशु बलि भी देते थे। फिर आता है काल निर्धारण। तो 1920 ईसा पूर्व के दशक में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान हुआ। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण मुख्य रूप से मेसोपोटामिया में उर और किस स्थलों पर पाए गए हड़प्पाई मुद्राओं के आधार पर किया गया। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल का रहा। बाद के समय में काल निर्धारण की जो रेडियो विधि है इसका आविष्कार हुआ। जो ये रेडियो विधि थी तो इस विधि के द्वारा जो है इस सभ्यता का काल निर्धारण क्या है, पूर्व हड़प्पाई चरण जो है वो लगभग 3500 से 2600 ईसा पूर्व है। परिपक्व हड़प्पाई चरण जो है वो लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। और उत्तर हड़प्पाई चरण जो है वो लगभग 1900 से 1300 ईसा पूर्व है। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा इस सभ्यता का सर्वमान्य काल जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। जो ये सिंधु सभ्यता थी तो सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक या कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। इसी के साथ जो सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 है वहीं पर कंप्लीट होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी।